जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान ने बुलाई मीटिंग, भारत भी इस्लामाबाद पहुंचा। बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच बेशक ना बनती हो, लेकिन बहुपक्षीय मंचों पर कैसे भारत की भागीदारी जो है वो लगातार जारी है दोस्तों। और भारत की ओर से कौन गया इस्लामाबाद, ये सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे दोस्तों। वहीं जहां एक तरफ पाकिस्तान में मीटिंग के लिए भारत पहुंचा, तो वहीं दोस्तों कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने की तैयारी में पाकिस्तान यूरोप में भेजेगा अपना दूत, सिंधु जल संधि पर लगा रहा जोर। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, क्या भारत को रशिया से दूर कर देगा अमेरिका। क्या है अब उसकी चाल दोस्तों। भारत के खिलाफ अचानक खड़े हो गए अमेरिकी 60 सांसद, 60 सांसद 60। जी हाँ दोस्तों, रूसी तेल खरीद पर 100% टैरिफ दिल्ली के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय बनने वाला है, सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ पीओके में भारी हिंसा पर भड़क उठा संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान सरकार को लगाई लताड़। उधर आपको बताएंगे मुनीर हो गए कैसे हलाल दोस्तों। पाकिस्तान जिस डील को कराकर लूट रहा था, वाह वाही, कैसे ईरान ने लगा दिया पलीता। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत पीओके लेकर ही रहेगा और भारत आगे से किसी को छेड़ता नहीं और पीछे से छोड़ता भी नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही ना बनती हो, लेकिन बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी लगातार जारी है दोस्तों। इसी रणनीति के तहत भारत ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई एससीओ के सीमा सुरक्षा प्रमुखों की 12वीं बैठक में हिस्सा लिया। भारत की ओर से मीटिंग में कौन था, ये किस लेवल के अधिकारी थे, इसकी जानकारी सामने नहीं उजागर किया गया है दोस्तों। बैठक में सदस्य देशों के बीच सीमा सुरक्षा, संयुक्त अभियान और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक की एक खास बात यह भी रही कि इसमें सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। एससीओ के तहत यही ऐसा क्षेत्र है जहां सभी सदस्य देश साझा सुरक्षा चुनौतियों पर एक साथ विचार विमर्श करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे बोले तो रैट्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सॉलिडेरिटी 2025 संयुक्त सीमा अभियान के नतीजों को मंजूरी दी गई। साथ ही साथ इस साल होने वाले सॉलिडेरिटी 2026 संयुक्त अभियान की योजना पर भी सहमति बनी दोस्तों। भारत ने 2023 में एससीओ की अध्यक्षता की थी, वहीं पाकिस्तान सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2027 तक संगठन की अध्यक्षता संभालेगा और इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सीमित होने के बावजूद नई दिल्ली ने एससीओ की गतिविधियों में अपने भागीदारी जारी रखी है। इसी क्रम में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में आयोजित एससीओ प्रमुखों की सरकार यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भी हिस्सा लिया था। एससीओ का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन अगले महीने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित होगा। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सम्मेलन के इतर उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई थी। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, जबकि इसका क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचा रैट्स उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में स्थित है। 2017 में भारत और पाकिस्तान संगठन में शामिल हुए। इसके बाद 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी एससीओ के सदस्य बने दोस्तों। यानी कि भारत ने इस्लामाबाद में हो रहे इस एससीओ सीमा सुरक्षा प्रमुखों की 12वीं बैठक में हिस्सा तो लिया, लेकिन भारत की ओर से कौन सा डेलीगेशन गया था, कौन शामिल हुआ था, कौन वहां जाकर के प्रमुख बना था दोस्तों, इसकी जानकारी ना इसका पिक्चर कुछ भी साझा नहीं किया गया है, इसीलिए हम आपको दिखा भी नहीं पा रहे दोस्तों। लेकिन बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार झड़प और विवाद के बाद भी बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी लगातार जारी है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। बड़ी ही ब्रेकिंग खबर थी दोस्तों कि भारत से भी डेलीगेशन पहुंचा है इस्लामाबाद, क्योंकि जब भारत ने एससीओ सम्मेलन आयोजित किया था 2023 में, तब पाकिस्तान की ओर से भी आपको याद होगा पूरा डेलीगेशन उठकर आया था। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो भी बहुपक्षीय मंचों पर भारत आए थे। ऐसे में भारत का कोई मेन डेलीगेशन तो पाकिस्तान नहीं पहुंचा, लेकिन दोस्तों जो भी पहुंचा है, बस बात यह है कि भारत ने जाने दिया है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय जरूर कमेंट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। अगर आप भी मानते हैं
कि भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहलाता। वाकई कुछ ना कुछ तो भारत की वैल्यूज है पूरी दुनिया में। तो सामने लाइक का बटन दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो इस लाइक के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां एक तरफ बातचीत को तैयार पाकिस्तान, दूसरी ओर कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए यूरोप में भेजेगा अपना दूत। सिंधु जल संधि पर लगा रहा है एड़ी चोटी का जोर, बता दें पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर प्रोपेगेंडा फैलाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल को ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में भेजने की तैयारी कर रहा है, जो कश्मीर मुद्दे पर समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। इसके तहत इन देशों के सांसदों, नीति निर्माताओं, थिंक टैंक और मीडिया संगठनों से बातचीत की जाएगी। हालांकि इसे पाकिस्तान की पीओके में चल रहे विद्रोह से ध्यान भटकाने की हताश कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों इस्लामाबाद ये कदम ऐसे समय उठाने जा रहा है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में उसे सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बोले तो जाग ने पाकिस्तान को मांगे पूरी करने के लिए 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया है और ऐसा न होने पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का नया प्लान इसी सप्ताह गुरुवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की कथित संसदीय कश्मीर समिति और इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के दौरान सामने आया। पाकिस्तान इस संसदीय कश्मीर समिति के प्रमुख शहबाज शरीफ सरकार में मंत्री राणा मोहम्मद काजिम नून है। नून ने बैठक के दौरान बताया कि संसदीय समिति ब्रिटेन और यूरोपीय संघ का दौरा करने की योजना बना रही है, ताकि वहां के सांसदों, नीति निर्माताओं, थिंक टैंक, मीडिया प्रतिनिधियों और पाकिस्तानी व कश्मीरी समुदाय के लोगों का बातचीत की जा सके। इतना ही नहीं, ये समिति आने वाले हफ्तों में इस्लामाबाद में कश्मीर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना बना रही है। दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास करता रहा है, जिसको नई दिल्ली ने बार बार हमेशा खारिज किया है। भारत ने यह दोहराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। नई दिल्ली का कहना है कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच केवल द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है और एकमात्र मुद्दा पाकिस्तान के कब्जे वाले अवैध भारतीय इलाकों को खाली कराना है। दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान जहां कश्मीर पर ध्यान खींचने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सिंधु जल संधि पर भारत की रोक से भी घबराया हुआ है। हाल के दिनों में इस्लामाबाद ने सिंधु जल समझौते को लेकर यूनाइटेड नेशन से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगा चुका है। हाल में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि को लेकर इस्लामाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराया था, जिसका उद्देश्य दुनिया का इस मुद्दे पर ध्यान खींचना था। इतना ही नहीं, पीओके में विरोध से दोस्तों सीपीईसी पर भी तगड़ा असर देखने को मिला है। इस प्रोटेस्ट की वजह से चीन और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस करार के बुनियादी ढांचों को तैयार करने में काफी ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही है, क्योंकि सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर ये परियोजनाएं चलाई जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें पीओके में भारी हिंसा पर अब संयुक्त राष्ट्र भी भड़क उठा है। पाकिस्तान सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए बता दिया है कि हालात अच्छे नहीं है वहां पर। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में अशांति और आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई ने संयुक्त राष्ट्र का अपनी ओर ध्यान खींच लिया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी ने पीओके की स्थिति पर चिंता जताई है। एजेंसी ने इलाके में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मौत की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। 27 जुलाई को होने वाले चुनावों से पहले पीओके में तनाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जिनेवा से जारी बयान में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वॉल्कर टर्क ने शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जून से अब तक हिंसा और अशांति में दर्जनों लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं, कुछ सुरक्षा कर्मी भी मरने वालों में शामिल हैं। टर्क ने सभी मौतों की तुरंत और स्वतंत्र जांच की भी मांग कर दी है। दोस्तों वही टर्क ने पीओके में प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाग पार्टी को बैन किए जाने पर चिंता जताई। संगठन पर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के गंभीर आरोप में पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा है। इस समूह के कई नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब यूनाइटेड नेशन ने कह दिया है कि किसी नागरिक समाज संगठन को आपराधिक घोषित करना और लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाना अच्छा संदेश बिल्कुल भी नहीं देता। ये अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और संगठन बनाने के अधिकारों को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। जी हां दोस्तों, उधर बता दें सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, भारत के खिलाफ अमेरिका के 60 सांसद। रूसी तेल खरीद पर 100% टैरिफ दिल्ली के लिए कितनी बड़ी चिंता। दोस्तों अमेरिका में रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने से जुड़े बिल को भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों 60 अमेरिकी सीनेटरों ने नए बिल का समर्थन किया है। जी हां, शुक्रवार को सामने आए इस बिल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन मिलता दिखाई दिया है। सीनेट में बिल का समर्थन करने वालों का कहना है कि इसे अगस्त से पहले पास किया जा सकता है।
सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026 नाम के इस बिल के बारे में अमेरिकी सीनेटरों ने बताया है कि ये टैरिफ रशिया से तेल खरीदने वाले चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर लगाए जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत के सामने सवाल यह है कि क्या उसे रूसी तेल इंपोर्ट करने के लिए अमेरिका से 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। रूसी तेल खरीदने वाले देशों को सजा देने की अमेरिका की यह पहली कोशिश नहीं है। पिछले साल भी अमेरिका ने रूसी क्रूड इंपोर्ट के लिए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया था, जिसे फरवरी में हटा लिया गया। अब नए बिल का भारत पर असर हो सकता है। दोस्तों, दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के तैयार किए गए इस बिल में 15 यूरोपीय देशों को शामिल नहीं किया गया है जो रशिया से गैस आयात करते हैं। इन देशों को छूट दी गई है क्योंकि उनकी कुल गैस आवश्यकताओं में रूसी सप्लाई का हिस्सा बहुत कम है और वे मॉस्को पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। टैरिफ स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान, चीन और भारत पर लागू होंगे। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि इसके क्या मायने होंगे भारत के लिए क्या मतलब होगा। तो आपको बता दें, भारत के लिए रूसी कच्चा तेल एनर्जी सिक्योरिटी का अहम सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। एनालिस्ट सुमित रिटोलिया कहते हैं कि रशिया से सप्लाई की वजह से भारतीय रिफाइनरी इस्तेमाल की ऊंची दरें बनाए रखना और बिना रुकावट ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सप्लाई की रुकावटों से बचने में कामयाब रहे हैं। इंपोर्ट पैटर्न में रूसी तेल की बढ़ती भूमिका साफ है। जून में रशिया से भारत आने वाले तेल बढ़कर 2.6 MBD हो गया, जो भारत के कुल कच्चे तेल के इंपोर्ट का 50% से ज्यादा है। भारतीय रिफाइनरों के लिए रूसी कच्चा तेल सप्लाई का सबसे व्यवहारिक और किफायती जरिया बना हुआ है। मौजूदा बाजार की स्थितियों को देखते हुए निकट भविष्य में सिस्टम से इसकी सप्लाई बंद होने की संभावना कम है। ऐसे में क्या भारत को डरने की आवश्यकता है? तो आपको बता दें, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव बोले तो GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव जी का कहना है कि भारत को चिंता करने की कोई खास वजह नहीं है। वे कहते हैं कि मूल बिल सीनेट में 15 महीने से समय तक बिना किसी कार्रवाई के पड़ा रहा है। इससे पता चलता है कि टैरिफ से जुड़े इतने बड़े अधिकारों के लिए कांग्रेस का समर्थन सीमित है। संशोधित बिल का भी यही हश्र हो सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूटने के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो चुका है। लगातार हो रहे हमलों के बीच अब ईरान का कुंभकर्ण जाग गया है और उसने ऐसा दांव चलने की तैयारी कर लिया जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। अगर ईरान ने ये डाइस यानी पासा फेंक दिया तो तेल और गैस की आपूर्ति पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को संकेत दिया है कि अगर अमेरिका ने उसके तेल संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले किए तो वे लाल सागर के रणनीतिक बाल अल मंदेव जल डमरू मद को बंद कर सकते हैं। दुनिया के लिए पहले से ही हॉर्मुज जल डमरू मद बेहद अहम समुद्री मार्ग है जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। यदि बाब अल मंदेव भी बंद हो जाता है तो मध्य पूर्व से यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक तेल व गैस की सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट और महंगाई दोनों बढ़ने की आशंका है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हूती संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बाब अल मंदेव के आसपास मिसाइल और ड्रोन की तैनाती कर दी गई है। विद्रोही अब केवल अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ये तय करेगी कि जल डमरू मद को कब और किस तरह बंद किया जाए। बता दें, जानकारी ये भी है कि ईरान ने फिर एक बार आज कुवैत पर अटैक किया है। दोस्तों, जल और बिजली संयंत्र को निशाना बनाया है। बहरीन में दोबारा सायरन गूंजने की आवाज सुनाई दी। ईरान ने लगातार दूसरे दिन कुवैत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इस बार हमले का लक्ष्य एक जल विलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन और बिजली उत्पादन संयंत्र बना, जहां हमले के बाद भीषण आग लग गई। घटना के बाद कुवैती प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। कुवैत के जल एवं बिजली मंत्रालय के अनुसार हमले के कारण संयंत्र में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए राहत व बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। किसी बड़े जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर संयंत्र की कई इकाइयों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान और ईरान के बीच जिस 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU को दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की कोशिश मानी जा रही थी, वो अब लगभग टूट चुका है। दोस्तों, जिससे मुनीर हो गए गुस्से से लाल। पाकिस्तान जिस डील को कराकर लूट रहा था वही ईरान ने अब उसी डील पर लगा दिया पलीता। मुनीर इस डील को अपनी डिप्लोमेटिक जीत बताने में जुटा हुआ था, लेकिन अब दोनों के बीच चल रहे युद्ध को देखकर अपना सिर पीट रहे होंगे। पाकिस्तानी की मध्यस्थता वाली ये डील 1 महीने भी नहीं चल पाई। शनिवार को लगातार 7वीं रात रही
जब ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हर जगह अटैक किया, जहां कुवैत पर भी आज अटैक किया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। कई अमेरिकी बेस को भी ईरान ने निशाना बनाया। इसी घटनाक्रम के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मौजूदा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने अमेरिका को अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी दी है। रेजाई ने कहा है कि अगर अमेरिका अगले 2-3 दिनों तक सैन्य अभियान जारी रखता है तो ईरान सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस संघर्ष एक नए और कहीं बड़े चरण में पहुंच सकता है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सोनम वांगचुक के अनशन की अमेरिका तक गूंज, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को मिला सपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में अब अमेरिका में भी आवाज उठने लगी है। वॉशिंगटन डीसी में शुक्रवार को 2 अमेरिकी नागरिक संगठनों ने प्रदर्शन करके भारत सरकार से कथित नीट परीक्षा पेपर लीक पर तत्काल कार्रवाई करने और प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू करने की मांग की है। साथ में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? वहीं बता दें, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की बड़ी मुश्किलें, 3 बैंक खाते हुए फ्रीज। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर चला बुलडोजर। जी हां, वो भी ऐसे समय में जब अमित शाह जी बंगाल के दौरे पर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की प्रमुख राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस समय चौतरफा कानूनी और प्रशासनिक संकट में घिर गई है। राज्य में एक तरफ जहां पार्टी के शीर्ष नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चला है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने पार्टी के बैंक खातों और पैसों के लेन देन पर बड़ा शिकंजा कस दिया है। इन दोनों बड़े घटनाक्रमों ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। शनिवार को दक्षिण 24 परगना के आमतला बायरीपुर रोड पर भारी तनाव देखा गया, जब प्रशासन ने डायमंड हार्बर से सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दफ्तर को ढाने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन का आरोप है कि यह दफ्तर बिना जरूरी अनुमति के अवैध रूप से बनाया गया था। कार्रवाई से पहले इमारत पर एक नोटिस चिपकाया गया था। शनिवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर ने निर्माण को गिराना शुरू किया। इस दौरान मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई, जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जी हाँ दोस्तों, इन मुद्दों पर क्या है आपकी निजी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।